आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। लगभग 3 महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में हर तरफ से आवाज़ें उठती दिखाई दे रही हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे साथ इस वक्त एक MD हैं, यानी कि डॉक्टर हैं वो। हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं और किस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, क्या है? देखिए, मैं डॉक्टर सोनू कुमार, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं और फिर भी सॉलिडेरिटी के साथ किसानों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान पुत्र हैं। इन्हीं परिवारों से, आज नहीं 10 साल पहले हम लोग इन्हीं परिवारों से आने वाले लोग हैं। बट आज डॉक्टर हैं, आज बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो लगे हुए हैं। और मैं अकेले अपने कॉलेज से नहीं हूँ, ये भी डॉक्टर साहब हैं। 70 डॉक्टरों का लगभग ग्रुप है। हम लोग चारों बॉर्डर कवर कर रहे हैं, ठीक है। सिंघू भी कर रहे हैं और यहाँ पे टिकरी पे भी मिलेंगे, सिंघू भी, पलवल भी कर रहे थे कुछ टाइम तक, लेकिन अभी थोड़ा सा वहाँ पे कम है। तो आप सरकारी डॉक्टर हैं, फिर भी आप किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार का तो ऑब्जेक्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। हम लोग तो इस्तीफा लेकर चलते हैं कि अपने लोगों को साथ देना है, क्योंकि ये जब तक नहीं रहेंगे तो हम आगे कहाँ से रहेंगे। हमारे बीच के हमारी माताजी खुद ही किसान हैं, हमारी माताजी खेती करती हैं वहाँ पे गांव में, और यदि मैं इनके साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा। तो वो मैं चाहता हूँ, और भी डॉक्टरों की कमी है, जैसे हमें सिंघू बॉर्डर पर रेगुलर डॉक्टर चाहिए और लोगों को भी साथ आना चाहिए। देखिए, ये क्या किया गया है, टुकड़ों टुकड़ों में सबको तोड़ा जा रहा है। पहले विद्यार्थियों को परेशान किया, फिर मुसलमानों को, फिर दलितों को, और ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है। यदि यह प्रयोग हम लोग हार जाते हैं तो ये मोदी सरकार हमेशा तानाशाही रवैया अपनाए रहेगी। इसलिए इस पे हम लोग सॉलिडेरिटी के साथ लोगों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे इसका परिणाम जो भी आए। हम लोग कानून वापस हो या ना हो, लेकिन जब तक यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे तब तक हम लोग सेवा करते रहेंगे अपने तरफ से। अच्छा, आप भी शामिल हैं, आप भी डॉक्टर हैं। आप किस हॉस्पिटल में? मैं नरेला में हूँ, PSC में पोस्टिंग है मेरी वहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? मैं मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ। तो क्यों आप लोगों को ऐसा क्या लगा कि किसानों के बीच में आ गए? क्योंकि देखो, मेरे परिवार में सारे किसान फैमिली है। मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी पूरी फैमिली किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या है? अच्छा, दाना पानी तो उन्हीं से चल रहा है ना, क्योंकि किसान नहीं रहेगा तो फिर खाना कहाँ से आएगा, अन्न कौन पैदा करेगा? सब कुछ तो वही दे रहे हैं, हमारा जो भी है उनसे ही तो चलता है। तो इसलिए हम उनकी सेवा में, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कैंप लगाया है। सिंघू पे भी है, टिकरी पे भी हमारा कैंप चलता है। आप चूँकि हॉस्पिटल में हैं, आप वहाँ सर्विस करते हैं और आप डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में भी आपकी ड्यूटी होती होगी। और फिर आप सिंघू बॉर्डर पे भी जाते हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी पहुँच रहे हैं, आप गाज़ीपुर बॉर्डर पे अभी इस वक्त मौजूद हैं, तो फिर कैसे ये मैनेज करते हैं? देखो, टाइम तो निकालना अपने आप से, मतलब थोड़ा स्ट्रगल करके। हम जैसे ड्यूटी से फ्री होते हैं, डायरेक्ट हम वहीं से यहाँ पे बॉर्डर पे आते हैं। हमारे कैंप में और भी स्टाफ है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है हम शिफ्ट में काम करते हैं, पर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सिंघू बॉर्डर पे भी जाते हैं, टिकरी पर भी, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, तो सिर्फ किसानों को समर्थन देना मकसद होता है, या फिर वहाँ जा कर के जो कोई अगर बीमार हो जाए, किसी को किसी तरह की परेशानी हो, तो वहाँ ट्रीटमेंट भी करते हैं आप? देखिए, सबसे प्राइमरी कार्य हमारा है इलाज करना, तो हम लोग इलाज भी करते हैं। हमारा कैंप तो लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो समय बचता है, इवन हम लोग पुलिस वालों का भी इलाज करते हैं जो लाठियाँ बरसाते हैं। लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है तो हम इंटरमिक्स्ड होते हैं। जानते इतना बड़ा ये आंदोलन चल रहा है, और हम यहीं के वासी, यदि आएंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो कौन जानेगा। इनका दुख दर्द जानते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सिस्टम अपना रहे हैं। पहले इतनी ठंड में ये लोग रह गए हैं, यह भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। मुझे लगता है ये गर्मी जो होने वाली है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसमें भी ये लोग रहेंगे, तो हमें आ करके देखना भी पड़ता है ये आंदोलन, इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन कैसे चल रहा है। उसके लिए हम इनसे मिलते भी हैं, इलाज तो करते ही करते हैं, हमारा प्राइमरी कार्य है, लेकिन साथ में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जो युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरत है। और सभी, मैं ही अकेला नहीं, जितने भी युवा हैं भारत के, उनको आना चाहिए इस आंदोलन से, कुछ ना कुछ सीख करके जाने चाहिए। यहाँ देखेंगे आप लोग, डिफरेंट एरिया के लोग आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया, फिर भी मिक्स करके एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। जबकि आप देखेंगे आज गाँव में क्या हुआ है, एक भाई का दुश्मन हो चुका है। इस सरकार ने ऐसा कर डाला है, पड़ोसी से तो लोग बात नहीं करते, घर में भी 2 विचारधारा के लोग हैं। तो दूरियां हमें निभानी है, हमें प्यार फैलाना है, पूरे देश में बांटना नहीं है। इसलिए उस
उस प्यार को समझने के लिए, लोग कैसे रह रहे हैं उसको समझने के लिए सबको एक बार आना चाहिए। हम तो अपनी ड्यूटी भी करते हैं और आंदोलन को भी समझ रहे हैं। डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है काफ़ी टफ होती है, हर किसी को पता है, 24/7 वाला मामला होता है। तो हॉस्पिटल में जा कर के पेशेंट को देखना, फिर जैसा कि मैंने इनसे भी पूछा, फिर बॉर्डर पे जाके कई सीमाओं पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा कर के फिर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होना, अगर कोई मरीज़ हो वहाँ उसको देखना, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा ना, मैनेज करने में दिक्कतें भी आती हैं। देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, ये वाशिंगटन एक थे, उन्होंने ये लाइन लिखी थी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम लोग सबसे पहले अपने कॉलेज का पूरा काम करते हैं, लगभग 3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद खाना खाएं या ना खाएं तुरंत गाड़ी उठाते हैं, आना ही है। तो यहाँ भी मैनेज करते हैं। यदि आपके अंदर इच्छा है तो बड़े से बड़े कार्य को मैनेज कर सकते हैं। किसान भी हैं, इनकी खेती बाड़ी बर्बाद हो रही है, आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हैं। किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं। और हमारी ये इस बार की सबसे बड़ी और सबसे अंतिम लड़ाई है। इस बार यदि हम लोग पीछे चले गए, हार गए, तो समझिए मनमाने ढंग से जो सरकार चाह रही है, और सरकार का मेन लक्ष्य आपको ही पता होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना। 2025 में RSS की संस्थापना के 100 साल होंगे। उस समय ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और विरोध करने वाला कौन है? विरोध करने वाला अल्पसंख्यक है, जिसकी बात नहीं मानी गई। वो 2 महीने तक बैठा रहा CNRC के मुद्दे पे। दूसरा विरोध करने वाला सिख समुदाय सबसे मजबूत है, वो आज बैठा है, उस पर एक्सपेरिमेंट, अंतिम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये देश को 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। इसलिए हमें सॉलिडरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, और प्यार से अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। जिन सार्प ने बताया है कि अहिंसक आंदोलन कैसे किया जाए, और मैं देख रहा हूँ साक्षात इस आंदोलन में जितनी बातें जिन सार्प ने अपने बुक में लिखी है वो यहाँ पे घटित हो रही हैं। पूरा उसी तरीके से समझाया जा रहा है, उसी तरह से मैनेज किया जा रहा है। लोगों का ग्रुप बना हुआ है, कोई शरारत करता है तो उसे लोग यहाँ की खाप पंचायतें जो हैं मैनेज करती हैं। लेकिन किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने CA का जिक्र किया, अल्पसंख्यक समुदाय का जिक्र किया आपने, उसके बाद उसमें अल्पसंख्यक में हालांकि सिख कौम के लोग भी आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग आते हैं बहुत सारे, लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है इसमें सब है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। तो ये प्रदर्शन क्या दर्शाता है? जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये अंतिम लड़ाई है, तो क्या ये प्रदर्शन अब इस बात की ज़मानत देता है, इस बात की गारंटी देता है? चूँकि आपने देखा CA को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से फिर सरकार ने उसे हैंडल किया, जिस तरह से आपने सरदार कौम का जिक्र किया उसको हैंडल किया, लेकिन ये किसानों का जो प्रदर्शन है, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको समझना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो प्रदर्शन है जिसमें तमाम मज़हब के लोग, तमाम धर्म के लोग शामिल हैं, ये क्या दर्शा रहा है? ये लड़ाई जो अंतिम जिसे आप कह रहे हैं, ये लड़ाई जीतती हुई दिखाई दे रही है प्रदर्शनकारियों के माध्यम से? देखिए, आधी लड़ाई तो हम जीत चुके। पूरे भारत में देयर इज इनहेरेंट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यहाँ विभिन्नताएं तो हैं, फिर भी उसके बाद भी एक एकता है, जो इस आंदोलन से एकता का मैसेज बड़े दूर तक जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो हमको बांटा गया था ना डिफरेंट ग्रुप में, बहुत सारी जातियों में, कास्टों पे बात की जा रही थी, धर्म पे बात की जा रही, उसका तोड़ सिर्फ यही एक आंदोलन है। तो आधी लड़ाई तो हम जीत चुके, इतने लोग आज हमारे साथ हो चुके। इसके अलावा पॉलिटिकली तौर पर भी देखेंगे तो ये पंजाब का चुनाव हार चुके। लेकिन देखिए, बीजेपी का ये है कि वो 2-3 स्टेट भी हारने के लिए तैयार है, लेकिन इस कानून को वापस नहीं लेना चाहती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 70 दिनों से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, इस कानून को फिर भी वापस नहीं लिया जाता। इसी को कहते हैं तानाशाही रवैया, और तानाशाही रवैया यह सरकार अपना चुकी है। तो इसके खिलाफ जो यूनिटी आई है, एकता आई है, हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और एक सैलाब जो हमेशा एक सैलाब उठता है और बहुत सी चीज़ें परिवर्तित कर देता है, समझ लीजिए वो सैलाब आने वाला है। अब देश में परिवर्तन होगा और बड़े लेवल पे होगा, लोग मिलजुल कर इस देश में रहना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए, चूँकि आप जब सीमाओं पे जाते हैं जहाँ प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम का कैंप है, उसमें सिर्फ डॉक्टर्स हैं या और भी दूसरे लोग शामिल हैं? नहीं, हमारी एक्चुअली जो टीम है उसमें सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल का स्टाफ भी काम करता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, और ऐसा सारा मेडिकल स्टाफ ही होता है। सारा मेडिकल स्टाफ होता है? हाँ जी। तो आप सरकारी जॉब में हैं, तो क्या सरकारी जॉब में ये इजाज़त मिलती है कि आप प्रदर्शन में शामिल हो जाएं जा करके? कुछ चीज़ों की इजाज़त तो सरकार नहीं देती है,
लेकिन ऐसा नहीं हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। पूरे डीयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं, इसलिए हमें डर नहीं रखता है। फिर भी यदि सरकार चाहेगी, जब चाहेगी रिजाइन करने के लिए, तब हम लोग तैयार हैं, अपनी नौकरी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कला है कि हम बाहर भी बैठ के प्रैक्टिस चला सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन को झुकने नहीं देंगे। यहाँ पे कदम से कदम मिला करके साथ में खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे इनके साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये तो बड़ी बात आपने कही, बड़ी कुर्बानी की बात आपने कह दी कि अगर हमें रेजिग्नेशन भी देना पड़ेगा तो हम रेजिग्नेशन देंगे, लेकिन हम आंदोलन में शामिल रहेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, आप राजस्थान से आते हैं, ये पूर्वांचल से आते हैं, राजस्थान में क्या लग रहा है, वहाँ किसानों में जागरूकता आई है? वहाँ पे भी तो जो सांजापुर बॉर्डर है वहाँ पे भी तो वो बड़े दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे भी तो सब किसान लोग बैठे हैं। और मेरा जैसे मानना है कि अब डे बाय डे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है, तो वो और एकजुट होके प्रदर्शन में इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चूंकि ये सवाल इनसे इसलिए करना पड़ा कि ये कहा जाता है कि पंजाब के किसान इसमें शामिल हैं, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन राजस्थान के हैं और राजस्थान के बारे में ये बता रहे हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली में ये प्रैक्टिस करते हैं या हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, क्या पूर्वांचल में कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए, पूर्वांचल में बिल्कुल असर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ के जो किसान हैं उनकी जोत बहुत कम है, खेती बाड़ी कम है, उसी में परेशान रहते हैं। मजदूरी, मतलब किसान कम कहिए, मजदूर ज़्यादा कहिए, उसी में परेशान रहते हैं। लेकिन अपने लेवल पे प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, भारी समर्थन मिल रहा है। और टाइम टू टाइम गोरखपुर से तमाम किसान आ रहे हैं, अपने टोली के साथ भी आ रहे हैं। इस बार देखिएगा कि गोरखपुर में यदि कोई भी तैयार हुआ तो सबसे बड़ा बीजेपी को झेलना पड़ेगा। आज तक बीजेपी का शासन गोरखपुर में रहा है, वहाँ के लोग बैठे हुए हैं। कोई एक ऐसा नेता आए जो हमारे साथ खड़ा हो, जिस दिन वो नेता खड़ा होगा वहाँ गोरखपुर में कभी भी बीजेपी की सत्ता नहीं रहेगी। जो तानाशाही चल रही है, यह तानाशाही गोरखपुर 20 साल पहले से सह रहा है। हमेशा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट होता रहता है, कोई डेवलपमेंट नहीं था, एक ही बात की जाती रही है। कोई भी मैटर उठेगा तो वहाँ सिर्फ एक ही जगह जाना है। जो आज मीडिया वाले खोज रहे हैं, गोदी मीडिया जो खोज रही है वो है सांप्रदायिकता का, उसी के तरफ भागते हैं। तो वो बहुत पहले से चलता रहा है। वहाँ बांसगांव एक एरिया है, वहाँ रेप हो जाए तो कभी FIR दर्ज नहीं होता। इस तरह से वहाँ पर सामंतवाद विचारधारा कायम है। तो वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कोई एक व्यक्ति ऐसा आए जो खड़ा हो, जिसका हम साथ दें और इस सत्ता को पलट दें। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि आप किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं, डॉक्टर को कहा भी जाता है कि वो भगवान का एक रूप होता है, हाँ ऐसा माना जाता है और ऐसा दिखता भी है। तो जब आप कोई बात अपनी रखते हैं तो जाहिर सी बात है दूर तक वो मैसेज जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लोगों को, देश की आवाम को, देश की जनता को? उसकी वजह यह है कि एक तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ, MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए, ये भी मांग उसमें शामिल है। महंगाई भी चरम पे है, पेट्रोल 100 के पार भी कर चुका है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल आम इंसान को छू रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज जो है हमारा युवाओं के लिए है। मैं युवा वर्ग से आता हूँ, पुरानी पीढ़ी से तो उम्मीद मेरी बहुत कम अब रह गई है। जो आने वाला युवा वर्ग है वह सबसे पहले पढ़ना चालू करे, हर आंदोलन को समझे क्या है, क्यों लोग कर रहे हैं। किसी भी मीडिया पे या किसी भी ऐसे मैटर पे अंधविश्वास ना करे कि ये चीज़ सही है, उसे खुद से जाने और सबका साथ दे। विरोध करना, सवाल करना सीखे, उसी की सरकार है। अपनी सरकार से यदि वोट देता है तो सवाल करने का भी अधिकार रखना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहिए लोगों को, शिक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहिए। जो महंगाई है वो भी सरकार के ही वजह से होती। जो कह रहे हैं हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, मेरा तो मानना 100% कंट्रोल होता है। आज $58 पर बैरल तेल की कीमत है, लेकिन रेट देख रहे हैं 97 है। उस समय 100 से ऊपर पर बैरल मिलता था मनमोहन सिंह के समय, फिर भी कीमत 75 के आसपास थी। तो इनको जब युवा पढ़ेगा, समझेगा, तभी तो इन पे बात करेगा। इसलिए युवा को हर मैटर को समझना पड़ेगा और उस पर अपनी बात बेवाक तरीके से रखना पड़ेगा। ये देखिए अंतिम लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार इतनी आसानी से नहीं मान रही है। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति को साथ देना पड़ेगा, अन्यथा युवा हताशा और निराशा जिस तरह से युवाओं में फैल रही है। आप बताइए, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। विश्वविद्यालय को प्राइमरी काम है खोलना, बाकी सब कुछ खुले हुए हैं। मधुशाला खुली हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय हमारा नहीं खुला हुआ है। आंदोलन, रैलियाँ हो रही हैं नेताओं के लिए, चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय
जो पढ़ने की जगह है वो नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कुछ दिनों में यही सरकार कह देगी कि अब केवल और केवल ऑनलाइन एजुकेशन चलेगा, हमें कॉलेजों की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर रिलैक्सो रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है, उस कॉलेज के अंदर की बिल्डिंगें बेच दी गई हैं। तो सरकार की मंशा यही है, सबका निजीकरण। जिस दिन निजीकरण हो जाएगा, हमारा आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ना किसी को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। अशोका विश्वविद्यालय की फीस आप जान रहे हैं बीए की कितनी है? 20 लाख रुपए है। 20 लाख में आप अपने बच्चे को बीए नहीं करा पाएंगे, ना कोई और करा पाएगा। ऐसे ही हरियाणा की फीस बढ़ा करके 45 लाख, आप मानेंगे नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस 45 लाख रुपए कर दी गई। उसमें गरीब कहाँ से पढ़ा पाएगा? किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति हो। लेकिन लोग आज विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग जो संघी मानसिकता के हैं, वो अभी भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। हर जगह उनका कब्जा है। वो इसी तरह की राजनीति चाहते हैं कि भारत जो है 2025 में वही पुराना संघवाद आ जाए, हिंदू राष्ट्र लागू हो जाए, जिसमें जो जिस कास्ट का वही कार्य करे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा वो था, लेकिन एक और सवाल जहन में आ गया तो मैं चाह रहा हूँ पूछ लूँ, चूँकि आप डॉक्टर हैं, वो भी एमडी हैं। तो आप ये बताइए, तकरीबन 135 करोड़ की आबादी है, कमोबेश, थोड़ा सा ज़्यादा या कम होगा। क्या डॉक्टर्स की उपलब्धता यहाँ वैसी है जैसी आवश्यकता महसूस की जाती है? देखिए, अभी उपलब्धता यहाँ भी बहुत कम है। यहाँ इस कैंप की यदि बात आप कर रहे हैं तो यहाँ भी लगभग हम लोग 3 लोग 500 से 600 केसेस आज आए हैं। तो यहाँ भी उपलब्धता कम है। यहाँ पे 3-4 कैंप देखने पाएंगे और पॉपुलेशन लगभग 20,000 से ऊपर यहाँ पे है। तो ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, 1600 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में आज भी डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए आप जब सरकारी मेडिकल कॉलेज जाते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इन सुविधाओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इन सुविधाओं पर ध्यान कैसे दिया जाएगा? फीस बढ़ा करके कभी ध्यान नहीं दिया जा सकता। सार्वजनिक चीज़ें बना करके, तो इन्होंने एक नया मॉडल खोदा है, PPP में कॉलेज बनाएंगे, फिर उसको निजीकरण करेंगे और बेच देंगे। मुझे तो कब लगता है कब मेरा कॉलेज बिक जाए, मैं कह नहीं सकता। किस दिन सरकार का नोटिफिकेशन आए कि आज से इससे, क्योंकि ये संस्थान सरकार को कोई फ़ायदा दे ही नहीं सकते। आपको भी पता है, ये एक सेवा है जिसमें सरकार हमेशा एक बजट लगाती है स्वास्थ्य सेवा में, उसी बजट का खर्चा मिलता है। इसलिए कुछ इनके बारे में कहा, डॉक्टरों की तो हमारे देश में भारी कमी है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अभी इसीलिए हम कह रहे हैं हमें और डॉक्टरों की ज़रूरत है। यदि और ज़्यादा डॉक्टर हमारे साथ आएंगे तो हमारा कैंप और सुचारू रूप से चलेगा। हम तो चाहते हैं 24 घंटे यहाँ पर सेवा दी जाए। लेकिन अभी हम लोग 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक लगभग यहाँ पर रहते हैं प्रतिदिन। और 2-3 लोग हमारे कहाँ पर बैठते हैं आप? यहाँ पे PMSF के नाम से आपको कैंप मिल जाएगा। जैसे कैंप के पीछे जाएंगे थोड़ा सा, जहाँ गंगा जल बिरादरी है, वहाँ पे हम लोग सब लोग बैठते हैं। और ऐसे ही हमने हर सेंटर बना रखा है, सिंगू पे भी, टिकरी पे भी। पहले पलवल बता, लेकिन इस समय कुछ वजह से नहीं चल पा रहा है, लेकिन आगे उसे भी इनिशिएट किया जाएगा यदि आंदोलन लंबा चला तो। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं और इन्होंने जो मैसेज दिया है, बहुत ही सकारात्मक मैसेज दिया है। और इनका साफ कहना है कि हमें अगर कुर्बानी के तौर पर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी तो हम छोड़ देंगे, लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक राजस्थान से आए हैं, हालांकि दिल्ली में वो रहते हैं, और दूसरे पूर्वांचल के हैं। और दोनों ने कहा है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा कि 3 नए कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ये सबको पता है। MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए, ये सबको पता है। महंगाई आसमान छू रही है, ये पता तो सबको है, लेकिन शायद अनजान बने बैठे हैं। चूँकि पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया, इस पर भी इन्होंने चिंता व्यक्त की। रसोई गैस का जिक्र बार बार अब होने लगा है, वो महंगा हो गया है, इससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी सबको पता है। शायद यहाँ भी अनजान बने बैठे हैं, तो और भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, यानी 2 डॉक्टर्स हमारे साथ, इन्होंने जो बात कही है वो आप सुन करके समझ जाएंगे कि हमारे साथ कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किल हालात में हम जीने को विवश हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।